नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने टटोली उत्तराखंडियों की नब्ज। समिति ने गिनाए फायदे, राजनीतिक दलों से ली गई राय। हरीश रावत ने किया 2027 का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। बीजेपी ने हरदा को दिया राजनीति से संन्यास लेने का ज्ञान। सवाल, क्या हरदा की सक्रियता से बीजेपी को लगता है डर? बीजेपी ने मसूरी में निकाली तिरंगा स्वाभिमान यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सुनाई गाथा। मंत्री गणेश जोशी बोले, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का दिया करारा जवाब। और उत्तराखंड में फिर जोर पकड़ने लगी चारधाम यात्रा। तीर्थयात्रियों में दिख रहा उत्साह। एडवांस में हो रही GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है। भारत सरकार के स्तर पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों से एक साथ चुनाव के फायदे और नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी गिनाए गए। देखिए रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। भारत सरकार के स्तर पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों से एक साथ चुनाव के फायदे और नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव की नई व्यवस्था से होने वाले नफा नुकसान पर अध्ययन कर राज्य रिपोर्ट सौंपेंगे। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर रायशुमारी के लिए उत्तराखंड आई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 6 महीने के भीतर इन विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, मेरा मत तो हमारा मत जो है वही है जो आम जनता से जो अभी आया है इतना। और हम कह रहे हैं कि वन नेशन नहीं, मैं तो बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये किसी पार्टी के हित में नहीं, राष्ट्र के हित में, ये नेशनल इंटरेस्ट में, ये आम मतदाता के इंटरेस्ट में, पूरे 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये होना चाहिए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सांसद ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर यहां की जनता का भी सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें JPC बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है। और उत्तराखंड में भी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी जाने वाले हैं। इससे पूर्व दिल्ली में भी जुडिशरी से जुड़े लोग, अन्य संगठनों से जुड़े लोग, लॉयर से, डॉक्टर से, तमाम लोगों से बातचीत करके पूरे इस तरह से कि पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन हो और उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और देखते हैं, इस वक्त देश में बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर JPC के अध्यक्ष ने कई फायदे गिनाए हैं। उनका कहना है कि ऐसा होने पर देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर, श्रमिकों पर, सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कारोबारी लिहाज से एक साथ चुनाव होना लाभदायक होगा। अलग अलग चुनाव होने से श्रम बल का भी नुकसान होता है। एक देश एक चुनाव की 5 साल की समय सीमा तय हो जाएगी। अभी कहीं सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर दोबारा चुनाव होते हैं। नई व्यवस्था में बचे हुए समय के लिए ही नई सरकार बनेगी और फिर 5 साल बाद एक साथ चुनाव होंगे। बता दें कि देश आजाद होने के बाद साल 1951 से 52 और साल 1957, साल 1962 और 67 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। इसके बाद व्यवस्था में बदलाव आया। 1984 से लगातार देश में एक साथ चुनाव करवाने के प्रयास जारी हैं, जिसके लिए हर राज्य में अध्ययन किया जा रहा है ताकि समझा जा सके कि आखिर आम जनता की इसमें क्या राय है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। हरदा के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत को संन्यास लेने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या हरदा की सक्रियता से बीजेपी को डर लगता है? देखिए रिपोर्ट। क्या हरदा की सक्रियता से बीजेपी को लगता है डर? क्या हरदा का एक्टिवनेस बीजेपी पर डाल सकता है असर? हरीश रावत ने किया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, महेंद्र भट्ट ने दिया संन्यास लेने का ज्ञान। उत्तराखंड में भले ही 2017 के बाद से ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता रहा हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न रही हो, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सक्रियता कम नहीं हुई। सोशल मीडिया से लेकर पहाड़ तक के भ्रमण हरीश रावत करते रहे हैं, लेकिन इस बीच हरीश रावत के एक बयान ने मानो बीजेपी को राहत पहुंचा दी हो। हाल ही में हरीश रावत ने ऐलान किया कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो चुनाव लड़वाने में मदद करेंगे। बस फिर क्या था, हरदा के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें एक और ज्ञान दे दिया। महेंद्र भट्ट ने हरदा को संन्यास लेने की नसीहत दे डाली। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत की सक्रियता से बीजेपी को डर लगता है? क्या हरदा का एक्टिवनेस बीजेपी को चुभने लगा है? क्योंकि साल 2017 में कांग्रेस की उत्तराखंड से विदाई की टीस पूर्व सीएम हरीश रावत के मन में अब भी होगी। समूचे कांग्रेस पार्टी के साथ ही उन्हें भी पूरी उम्मीद थी कि 2022 में सत्ता पर वापसी होगी, लेकिन समीकरण और राजनीति दोनों ही धरी रह गई। वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को ये लगने लगा कि लगातार मिले चुनावी झटके अब हरदा को घर बैठा ही देंगे, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत की सक्रियता फिर भी कम नहीं हुई। सियासी जीवन से जुड़ने के बाद कैसे जनता और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाओं में रहना है, ये बखूबी हरीश रावत जानते हैं। कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तो कभी अपने बयानों के जरिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं और कांग्रेस की चर्चा होती रहती है। लेकिन हरदा के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर महेंद्र भट्ट की नसीहत कई सवाल खड़े करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मसूरी में तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन कर बीजेपी ने लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा को सुनाया। इस यात्रा में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं ने मात्र 2 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। तीनों सेनाओं ने, नौसेना, थल सेना और जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मात्र 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, उसकी 20 चौकियां तबाह कर दी। जहां मात्र भारत के 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादियों को मारा गया। और 2 दिन अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर था। अपने जवानों को, अपनी सेना को ये एक मैसेज देने के लिए कि हम हर पल आपके और आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप जो बलिदान, जो त्याग हमारे लिए करते हैं, उसके लिए हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे और ऐसे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी हम पर उतना ही गर्व हो जितना हमें आप पर गर्व हो। ये संदेश देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज मसूरी पूरा सड़कों पे उमड़ा है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में लगातार तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की लगातार बुकिंग हो रही है। जीएमवीएन के एमडी विशाल मिश्रा ने बताया कि अभी तक 27 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से तीर्थ यात्री अपनी बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही मेक माई ट्रिप के जरिए भी जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की बुकिंग हो सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आतंकी हमले का शुरुआत में यात्रा पर असर देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से तीर्थ यात्रियों में उत्साह दिख रहा है। इस बार यात्रा को लेकर के काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिला है। हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारे यात्रा ऑफिस के माध्यम से, ऑफलाइन ऑन द स्पॉट सभी तरीके की बुकिंग के जो माध्यम है वो खुले हुए हैं। जीएमवीएन और मेक माई ट्रिप का अपना एक एग्रीमेंट है, तो मेक माई ट्रिप के माध्यम से भी बुकिंग हो रही है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने मेक माई ट्रिप की भी मदद ली है। तो पिछले साल जो डेटा मेरे पास है, पिछले साल 2024-25 में करीब हम लोगों ने 58 करोड़ के आसपास हमको अर्निंग हुआ था। और अभी हमारा जो आज तक का डेटा है 23 मार्च तक का, वो करीब हमने 27 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट्स में आ चुके हैं। और बहुत सारी बुकिंग हमारी एडवांस में बुक है, सितंबर महीने तक की एडवांस में बुक है। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं और इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। वहीं जून में एक कार्यक्रम आयोजित कर पदक विजेताओं को ये धनराशि दी जाएगी। कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है। और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, संख्या में अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 400 के आसपास आवेदन थे, अभी वर्तमान में अपडेटेड नहीं हूँ। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित हृदय ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, कुमाऊं मंडल विकास निगम, मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई और साथ ही अधिकारियों को जल्द अधूरे कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न, तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज़ मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएँ होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ, तो वही मैंने पहले निर्देश दिए। फिर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा, उनके जो कुछ प्रस्ताव है मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए। उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय के मेधावी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप पिछले कई सालों से रोक ली गई और अब इस मुद्दे को लेकर उधम सिंह नगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने धामी सरकार पर बंगाली विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि मेधावी छात्रों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। आदरणीय स्वर्गीय नारेंद्र तिवारी जी की कृपा से हमारे बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को बराबर वजीफा मिलता रहा, लाखों करोड़ों मिल चुका है। जब से धामी जी की सरकार आए, ऑनलाइन के नाम से हमारे बच्चों को वजीफा नहीं दिया जाता है, ऑनलाइन के नाम से सारे खा गए। कहाँ गया वो वजीफा? क्या सरकार गरीब हो गई? ये बंगाली विरोधी हैं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। गुरुसाहिब ठाकुर के नाम से, गुरुसाहिब ठाकुर के नाम से 2 करोड़ का एक फंड बना, आज तक वो अस्तित्व में आया नहीं। देखिए, जो हमारा जो हरिचांद गुरुचांद जो कोष है, वो बंगाली समाज के जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो उच्च शिक्षा में जाते हैं और उच्च शिक्षा में आर्थिक कमी के कारण से वो कई बार आगे नहीं बढ़ पाते, उनके सहयोग के लिए है। ये एक पत्र मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव समाज कल्याण को उस पत्र के आधार पर निर्देशित कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है शीघ्र अतिशीघ्र हरिचांद गुरुचांद जो हमारा कोष है उसमें इसी बार से मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें राशि आ जाए और हमारे बंगाली जितने मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं उन्हें वो प्राप्त हो जाए। फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में वन अग्नि पर नियंत्रण को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वन अग्नि के मामले बहुत कम हैं और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के जरिए वन अग्नि पर काबू पाया जा रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले। और हम लोग की तैयारी पूरी है और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से। देहरादून और हरिद्वार में आरटीओ विभाग द्वारा छोटे बच्चों में यातायात नियमों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी और अनीता चमोला ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड में बन रहे पार्क का निरीक्षण किया। आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक इस पार्क का 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही पूरी तरह से ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा जो हमारे प्रमुख नगर हैं हरिद्वार और देहरादून में फर्स्ट स्टेज में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क की स्थापना की जा रही है। देहरादून में और हरिद्वार में इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज हमने देहरादून स्थित जो MTTA पार्क है सहस्त्रधारा रोड पे हेलीपैड के पास आज संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत सर के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा, जिसमें कि आरटीओ प्रशासन भी थे और जो कार्यदायी संस्था थी वो भी थे, तो उनके द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन वहाँ का किया गया। पार्क लगभग 75% पूरा हो चुका है और सितंबर लास्ट तक उसके पूर्ण होने की उम्मीद है। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से 25 साल के बाद विधानसभा के गल्ला गांव तक सड़क पहुंची और सड़क मार्ग के बनने से गांव के 40 परिवारों को आवाजाही में आसानी होगी और ग्रामीणों ने गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए लोहाघाट विधायक का आभार जताया। बता दें कि बाराकोट मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर लंबी सड़क गाँव तक पहुंची है। खुशहाल सिंह अधिकारी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ रोड आएगी। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े विधायक आए, लेकिन हमारा सपना साकार विधायक जी के इनके उससे हुआ। हम आगे भी इनको मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं माननीय विधायक श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी बात को जो है आगे रखा और हमारा जो कार्य आज जो है बहुत लंबे समय के बाद, कम से कम 25 साल से हम लोग इस रोड के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा इनके प्रयासों से ये हमारे लिए थोड़ा संभव हो पाया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 21 मई की रात को बारात में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 21 मई की रात को मंगलौर से मुजफ्फरनगर लौटते समय कुछ बारातियों में आपस में विवाद हो गया था। इस घटना में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 25 तारीख को मंगलौर में समर हत्याकांड के रूप में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक समर नामक एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें 6 लोग लगातार अभी फरार चल रहे थे जो नामजद थे। इसमें पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। उनसे पूछताछ में ये बात क्लियर हुई, ये बात निकल के सामने आई कि मंगलौर पठानपुरा से एक शादी जो एक बारात यहाँ से मुजफ्फरनगर गई थी, वहाँ पर स्नो स्प्रे को लेके इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। तो वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बीच में पड़ के उस विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन दोनों ही पक्ष वापसी में एक ही गाड़ी में जब वापस आ रहे थे, इनके बीच में फिर दोबारा से मनमुटाव हुआ। दोबारा से फिर आपस में इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा यहाँ पर अपने यहाँ फ़ोन करके अन्य लोगों को एकत्रित किया गया
और मंगलौर आते वक्त इस गाड़ी को रोक के इनके साथ मारपीट हुई। मारपीट में चाकुओं से गोदकर समर की हत्या कर दी गई थी। वहीं अल्मोड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपए से अधिक कीमत के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नशे के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 9 कट्टों में 84 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया है। देखिए, नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान लगातार जारी है। आज पुनः एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भतरोज खान थाना पुलिस ने 84 केजी से अधिक गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त फरार है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि ये पौड़ी जनपद के बॉर्डरिंग, जो हमारा अल्मोड़ा पौड़ी के जो बॉर्डरिंग में एक गांव है, वहां से वो लेके आ रहे थे, काशीपुर की तरफ लेके जा रहे थे। ये पूरा ये गांजा, इसकी कीमत 20 लाख से भी 22 लाख से भी अधिक की ये आंकी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि भविष्य में हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने टटोली उत्तराखंडियों की नब्ज। समिति ने गिनाए फायदे, राजनीतिक दलों से ली गई राय। हरीश रावत ने किया 2027 का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। बीजेपी ने हरदा को दिया राजनीति से संन्यास लेने का ज्ञान। सवाल, क्या हरदा की सक्रियता से बीजेपी को लगता है डर? बीजेपी ने मसूरी में निकाली तिरंगा स्वाभिमान यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सुनाई गाथा। मंत्री गणेश जोशी बोले, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का दिया करारा जवाब। और उत्तराखंड में फिर जोर पकड़ने लगी चारधाम यात्रा। तीर्थ यात्रियों में दिख रहा उत्साह। एडवांस में हो रही GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग।